हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम से पहले जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। पूर्णांक 50 अंकों का होता है, समय 2 घंटे का मिलता है। आइए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न 1 है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? विकल्प आ है अनुच्छेद 19 का ए, विकल्प ब है अनुच्छेद 20 का ए, विकल्प सा है अनुच्छेद 21 का ए, विकल्प द है अनुच्छेद 29 का ए। राइट आंसर सा है अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? विकल्प अ है अनुच्छेद 21 का ए, विकल्प ब है अनुच्छेद 350, विकल्प स है अनुच्छेद 350 का ए, विकल्प द है अनुच्छेद 45। दोस्तों, इसका राइट आंसर है स अनुच्छेद 350 का ए। और जो पहला विकल्प है अनुच्छेद 21 का ए आपने पढ़ चुका है, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है। प्रश्न 3 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। विकल्प आ है यूनेस्को, विकल्प ब है संयुक्त राष्ट्र संघ, विकल्प स है भारत सरकार और विकल्प द है उत्तर प्रदेश सरकार। राइट आंसर ब है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। यह हमारा ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। विकल्प आ है संघ सूची का, विकल्प ब है राज्य सूची का, विकल्प सा है समवर्ती सूची का, विकल्प द है स्वतंत्रता विषय है। राइट आंसर सा है समवर्ती सूची है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट विकल्प सा हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में शिक्षा का विषय यह जो है समवर्ती सूची है, क्योंकि यह संघ सूची का और राज्य सूची का, यह दोनों जो है शिक्षा के विषय में कानून बना सकती हैं और पारित कर सकती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? विकल्प आ है 1852, विकल्प ब है 1851, विकल्प स है 1853 और विकल्प द है दोस्तों 1854। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द 1854। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है, 1982 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? विकल्प आ है वुड, विकल्प ब है मैकाले, विकल्प सा है कोठारी और विकल्प द है हंटर। यह जो है उत्तर राइट हो जाएगा दोस्तों द हंटर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। विकल्प आ है सीटीई, विकल्प ब है एनसीटीई, विकल्प सा है एमएचआरडी, विकल्प द है एनसीईआरटी। राइट आंसर ब हो जाएगा एनसीटीई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। विकल्प आ है 1974, विकल्प ब है 1972, विकल्प सा है 1985, विकल्प द है 1980। राइट आंसर सा है 1985। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1985 में पारित हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न है, शिक्षा योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया। विकल्प आ है सर्व शिक्षा अभियान, विकल्प ब है पोषाहार वितरण योजना, विकल्प स है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, विकल्प द है डीपीईपी। राइट आंसर ब है पोषाहार वितरण योजना। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। विकल्प आ है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, विकल्प ब है बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, विकल्प स है स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और विकल्प द है उपयुक्त सभी। राइट आंसर द है दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो है सभी विकल्प अ, विकल्प ब और विकल्प स ये जो है उद्देश्य हैं। माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य ही है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना। ठीक है, बच्चे जो है स्कूल में ज़्यादा देर तक रुकें ताकि शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, और
स्कूल आने के लिए जो है बच्चे प्रेरित हों, मध्याह्न भोजन इसलिए दिया जाता है उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। विकल्प आ है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, विकल्प ब है नवोदय विद्यालय, विकल्प स है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और विकल्प द है उपयुक्त सभी। राइट आंसर द है दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। विकल्प आ है शहर, विकल्प ब है नगरीय, विकल्प स है ग्रामीण और विकल्प द है मेट्रो। दोस्तों राइट आंसर स है ग्रामीण। ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र जो है ग्रामीणों से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, बीईपी क्या है। विकल्प आ है बेसिक शिक्षा परियोजना, विकल्प ब है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विकल्प स है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आ है बेसिक शिक्षा परियोजना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। विकल्प आ है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, विकल्प ब है लॉर्ड रिपन द्वारा, विकल्प स है लॉर्ड कर्जन द्वारा, विकल्प द है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। राइट आंसर स है लॉर्ड कर्जन द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। विकल्प आ है चार्ल्स ग्रांट, विकल्प ब है क्लाइव, विकल्प स है बेंट, विकल्प द है कार्नवालिस। इसका राइट आंसर आ है चार्ल्स ग्रांट। आगे चलते हैं दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया। उत्तर है संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के बाद 2005 में संसद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल पेश किया गया जो 2006 में पारित होकर कानून बन गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, वुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। उत्तर है वुड घोषणा पत्र के गुण इस प्रकार हैं। पहला है घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित करके उनकी दिशा निर्धारित की। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी को जन शिक्षा प्रसार हेतु जवाबदेही ठहरा दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। उत्तर है कोठारी आयोग नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य, पहला है तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। दूसरा है शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। प्रश्न संख्या 19 है, यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं। उत्तर है यशपाल समिति के कुल 8 खंड हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है दोस्तों बच्चों में जाति और समुदाय के भेदभाव को दूर करके सही सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना। दूसरा है शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता करवाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की हेडिंग डालिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं। पहला है बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और दूसरा है बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वातावरण को अनुकूल और सुलभ बनाना। प्रश्न संख्या 22 है, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए। उत्तर है हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए निम्न सुझाव दिए। क्या क्या है, पहला है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। अगला है दूसरा है अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। तीसरा है
देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। प्रश्न संख्या 23 है, डीपीईपी परियोजना के 2 कार्य लिखें। उत्तर है डीपीईपी परियोजना के कार्य हेडिंग डाल करके लिखिएगा। पहला कार्य है दोस्तों, इस कार्य के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों या वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। और दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार विद्यालय में बच्चों के ठहराव से है। अगला है प्रश्न संख्या 24, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? उत्तर है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1608 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर है मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं। हेडिंग है, पहला है इसमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। और दूसरा है विद्यालय का समय निश्चित रहता था। और तीसरा है बालकों को पुस्तक एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? उत्तर है कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में जोनाथन डंकन ने की थी। प्रश्न संख्या 27 है, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। उत्तर है धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है आयोग ने यह सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा है धार्मिक शिक्षा के लिए अलग समय निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि अन्य विषयों का अध्ययन बाधित न हो। प्रश्न संख्या 28 है, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? उत्तर है उच्च वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। छनाई का सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 29 है, नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताइए। उत्तर है नवीन शिक्षा नीति के दोष निम्नलिखित है। पहला दोष है पाठ्यक्रम को काफी व्यापक बना दिया है जिसमें कई नए विषय और कौशल शामिल हैं। यह छात्रों और शिक्षकों दोनों पर अधिक बोझ डाल सकता है। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के साथ छात्रों को अधिक बार परीक्षाएं देनी होगी जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। प्रश्न संख्या 30 है, आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। उत्तर है आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है। पहला है शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा है सामान्य स्कूल प्रणाली, तीसरा है व्यक्तियों के कार्य हेतु सशक्तिकरण, चौथा है मातृभाषा को स्थान। आगे चलते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 है, सन 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या हैं? उत्तर है 1813 का आज्ञा पत्र। पहला है धार्मिक प्रचार की अनुमति। इस आज्ञा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी। दूसरा है शिक्षा पर खर्च। कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का आदेश दिया गया। प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद का विवाद। इस आज्ञा पत्र के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद के बीच एक लंबा विवाद चला। प्राच्यवादी भारतीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देना चाहते थे जबकि पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। आगे देखते हैं अगला हेडिंग है 1833 का आज्ञा पत्र। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इस आज्ञा पत्र के माध्यम से कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। शिक्षा नीति में बदलाव। लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर इस आज्ञा पत्र के माध्यम से भारत में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और भारतीय भाषाओं और
संस्कृति को कम महत्व दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश। ठीक है, ये हेडिंग है। इसके बाद लिखिएगा उसमें भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश का रास्ता खोला गया, हालांकि इसमें कई प्रतिबंध थे। प्रश्न संख्या 32 है यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। उत्तर है यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। यशपाल समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि डिम्ब विश्वविद्यालयों के लिए GRE जैसी परीक्षाएं विकसित की जाएं और यह नया नियामक राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों के अधिक बोझ पर विचार करने के लिए यशपाल समिति का गठन किया, जिससे बिना बोझ के सीखना कहा गया, या जिसे बिना बोझ के सीखना कहा गया। क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो बैग होता था दोस्तों, उनको ये बैग बच्चों को किताबें ज़्यादा होती थी और पढ़ाया कम जाता था। ठीक है, तो उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बस्ते के बोझ को कम करने के लिए यह यशपाल समिति 1993 में लाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किया गया था। दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहने का मतलब ये नहीं है कि ब्लैक बोर्ड से ही संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है स्कूल को चलाने के लिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम साधन कौन कौन सी होनी चाहिए, वह उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, वह जो उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का माध्यम सहारा लिया गया। आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा का व्यावसायिकीकरण, और दूसरा है सामान्य शैक्षिक संरचना, तीसरा है सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 से 88 में शुरू की गई एक शैक्षिक योजना है। आगे चलते हैं दोस्तों, पांचवा है इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को बढ़ाना है। अगला है छठवां पॉइंट, यह सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति से संबंधित है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 34 है बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो है बेसिक होगा। उत्तर है बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य बालकों का समुचित व सर्वांगीण विकास, बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करना था। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, अतः उन्होंने सर्वप्रथम बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल दिया तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीकों से तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 35 है संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। उत्तर है संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण निम्न है। पहला है नीति और नियोजन, दूसरा है विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप, तीसरा है शैक्षिक एजेंसियों एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों को सहायता सहित प्रचालनात्मक कार्य, चौथा है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, पांचवा है नेतृत्व प्रशिक्षण और छठवां है मीडिया और सामग्री सहित संसाधन विकास, सातवां है अनुसंधान एवं विकास, आठवां है निगरानी एवं मूल्यांकन आदि। प्रश्न संख्या 36 है
कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। उत्तर है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का विश्लेषण एवं व्याख्या। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह इस प्रकार से लागू किया गया। लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए और उन्होंने कृषि महाविद्यालय एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को भी हल किए, क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो है कृषि क्षेत्र में कोई सुधार नहीं था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने प्रयास किए सुधारने के लिए और महाविद्यालयों पर भी काम किया एवं नैतिक शिक्षा के जो विवाद थे उनको भी सुलझाने का प्रयास किया। उच्च कोटि के विद्वान कुशल प्रशासक थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु उन्होंने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन 15 दिन तक चला और इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की। इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कितने इच्छुक थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों बहुत अच्छा प्रयास किया एक शिक्षा के सुधार में। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। उत्तर है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में संचालित हुई। भारत सरकार ने भारत के 12 बाल श्रम स्थानिक जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना या योजना के लक्ष्य, पहला लक्ष्य देखिएगा दोस्तों, पहला है 14 वर्ष से कम आयु कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। कहने का मतलब है जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको काम से हटा करके शिक्षा के प्रति जोड़ना है ताकि वो जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें। और दूसरा पॉइंट है किशोर श्रमिक 18 वर्ष से कम आयु खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए होते हैं, उनको खतरनाक व्यवसाय से छुटकारा दिलवाना। क्योंकि दोस्तों ऐसे कारखाने हैं जो 18 वर्ष से कम बच्चे अगर वहाँ पर करते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होने का चांस बनता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट कहा गया है 18 वर्ष से कम बच्चों को वहाँ पर खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अगला है तीसरा पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 5 से 8 वर्ष की आयु में बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सीधे मुख्य धारा में लाया जाता है। चौथा पॉइंट है 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का पहले जिला परियोजना सीमित द्वारा स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना विश्वविद्यालय के माध्यम से पुनर्वास किया जाता है और फिर उन्हें औपचारिक शिक्षा से परिचित कराया जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, DPEP क्या है? इसका परिचय दीजिए। उत्तर है DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित और सार्वभौमिक बनाने के लिए शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम की उपलब्धि सुधारना और सामाजिक असमानताओं को कम करना है। यह विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी और क्षमता निर्माण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करता है। DPEP केंद्र सरकार की परियोजना है जिसमें 85% वित्तीय सहायता केंद्र और 15% राज्य द्वारा दी जाती है। यह योजना पहले 5 पिछड़े राज्यों में शुरू हुई और बाद में अन्य राज्यों में विस्तारित की गई। प्रश्न संख्या 39 है, पी मोस्ट क्या है? इसका परिचय दीजिए। उत्तर है पी मोस्ट प्रोग्राम फॉर मोटिवेटिंग एंड ऑर्जेंटिंग स्कूल टीचर्स 1986 से 90 में NCERT द्वारा शिक्षकों को शिक्षा की उभरती चिंताओं से संवेदनशील बनाने के लिए शुरू किया गया। प्रशिक्षण सामग्री 2 भागों में तैयार की गई। पहला है प्राथमिक शिक्षा के लिए और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा के लिए। पी मोस्ट कार्यक्रम के तहत बाल केंद्रित शिक्षा और शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा दिया गया और
विद्यालयों तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया। प्रश्न संख्या 40 है, सॉफ्ट का पूरा नाम लिखिए, इसके दो मुख्य उद्देश्य बताइए। उत्तर है SOPT, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग फॉर प्राइमरी टीचर। कार्यक्रम 1993 से 94 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना और क्रियान्वयन संगठन प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपना था। SOPT के उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला है NCERT की 1991 की रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर दक्षताओं पर जोर देना। आगे है दूसरा पॉइंट, अध्यापकों को छात्र केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम को बढ़ावा देना। चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सामग्री का प्रभावी उपयोग करना। दोस्तों, यह था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है।